सेम पॉइंट रखें फॉर इट। बिल्कुल, आपने बस इनिशियल फाइनल का रेफरेंस देना होता है, नंबर्स कभी भी नहीं मेंशन करते। सिर्फ समझाने के लिए डायग्राम को मैंने ड्रॉ कर दिया था। ठीक है, स्टॉप वॉच से बस आपने डिस्टेंस जितना भी वो कवर कर रही है उस टाइम को आपने नोट कर लिया, और नोट करने के बाद फिर एक पॉइंट आपका हमेशा रिपीट होता है कि एक्सपेरिमेंट को रिपीट करना है। ठीक है, डिफरेंट वैल्यूज के लिए, क्योंकि एक वैल्यू के लिए कभी भी हम पूरा परफॉर्म नहीं करते, हमारे पास मल्टीपल वैल्यूज हम नोट करते हैं, फिर हम उसके एवरेज लेते हैं। रिपीट एक्सपेरिमेंट फॉर। सर अगर हम इस एक्सपेरिमेंट ये में या किसी और एक्सपेरिमेंट प्लान करते हुए ये मेंशन कर दे कि हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल ये है और दूसरा डिपेंडेंट ये है, कांस्टेंट ये है, तो इज इट ओके? जैसे आपने कहा था हेडिंग्स के साथ। क्योंकि मैंने यहाँ असल में ऊपर ही लिख दिया क्योंकि क्वेश्चन सामने था। वो वैसे उन्होंने आपसे नो, खुद आई मीन तो जनरली इसी तरह के और सवालों में भी। लिख सकते हो। वो तो खुद पूछेंगे नहीं आपसे कि आप मेंशन करो। वैसे वो पूछते हैं आपसे, ठीक है, क्योंकि इसमें आपके पास क्वेश्चन पूछते हैं, क्योंकि ये वाला क्वेश्चन आपके पास इसलिए ऐड कर लिया क्योंकि A2 में जब तक आप पहुंचोगे खैर टाइम तो उसमें, लेकिन वहां पर भी ये सारी चीजें फिर टेस्ट आपके पास ATP में ये चीज होती है। तो इस चीज को थोड़ा तो सा सर क्लैरिटी इसमें तो बनाने के लिए आपके इंडिपेंडेंट पास। वेरिएबल और इसके नंबर नहीं हाँ, काउंट लिखने होंगे की ना। जरूरत नहीं है, लिखने की जरूरत नहीं है, हाँ। क्योंकि अगर वो आपसे पूछ रहा है तो लिखना है, लेकिन अगर आपको अपनी एक्सपेरिमेंट में उससे हेल्प मिल रही है तो आप लिख लो, वो एक्स्ट्रा वर्किंग होगी बेसिकली। ठीक है, ठीक है सर। तो आप जैसे जस्ट हमने यहाँ पे मेंशन नहीं किया, बट लाइक वैसे तो हमने लिखा ना कि इंडिपेंडेंट क्या है और डिपेंडेंट क्या है। वो जिस तरह आपके पास तब इम्पोर्टेंट होगा जैसे अगर उन्होंने लास्ट में क्वेश्चन दिया होता कि ग्राफ ड्रॉ करो आप। ठीक है, तो अगर आपने ग्राफ ड्रॉ करना होता तो फिर कंपलसरी हो सर जाता। नो, आई मीन कि जैसे यहाँ पे हमारा जो इंडिपेंडेंट है वो मास है और हम्म, डिपेंडेंट हमारा टाइम है, बिल्कुल। कितना टाइम ले रहा है। जी। हमने वैसे नहीं लिखा, बट हमारे इंक्लूडेड तो है ना आंसर में। जी, तो इसमें बस यही होता है कि वो कभी कभार आपसे खुद पूछ भी लेता है। ठीक है, जिस तरह यहाँ पर उन्होंने एक चीज पूछ ली कि फैक्टर बस आपने बताना है, लेकिन जिस तरह आपने टाइम और मास का बताया कि मास हमारे पास इंडिपेंडेंट है, टाइम डिपेंडेंट है, बिल्कुल सही है, दोनों फैक्टर्स आपके पास डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट में हैं। तो ये एक्सपेरिमेंट आपके पास रिपीट करना है आपने सेम। और उसके बाद लास्ट पार्ट में क्या पूछा है उन्होंने, एक्सप्लेन हाउ टू यूज द रीडिंग्स टू रीच अ कंक्लूजन। ये वाला पार्ट भी आपके पास मोस्टली कॉमन सब उस प्लानिंग क्वेश्चंस में इंक्लूड होता है। ठीक है, तो इसके लिए आप क्या करते हो, आप सबसे सिंपल आंसर लिखते हो कि आप ग्राफ ड्रॉ कर लो। अब आपके पास वो जो डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट वाली बात है, तो अगर आप ग्राफ के रेफरेंस से आंसर लिखोगे इसमें, ठीक है, तो फिर आपके पास वो चीज़ इंपॉर्टेंट हो जाएगी। तो लेट सपोज अब आप कह रहे हो कि फाइनल जो हमारा पार्ट था उन्होंने पूछा है कि आप रीडिंग कैसे फाइनलाइज इसमें कैलकुलेट करोगे, कौन से फैक्टर्स यूज करोगे। ठीक है, तो आप उसमें आंसर लिख रहे हो लेट सपोज बाय यूजिंग ग्राफ। ठीक है, दो ही मेथड होते हैं, या तो एवरेज ले लो या ग्राफ ले लो। ठीक है, तो जब आपने लिखा बाय यूजिंग द ग्राफ, तो ग्राफ में आपने मेंशन करना है कि ग्राफ आपकी कौन सी क्वांटिटीज में होगा। तो अभी जिस तरह आपने मेंशन किया था कि टाइम पीरियड आपका जो है वो डिपेंडेंट है, मास आपका इंडिपेंडेंट है, तो वो फैक्टर्स फिर आपने मेंशन करने। लेकिन इसमें से आपने देखना ये कि आप इन्वेस्टिगेट करके आ रहे थे, एक बार चेक कर लेना क्वेश्चन, क्योंकि फैक्टर्स पे हम जाते जाते मेन क्वेश्चन की थीम भूल जाते हैं। उन्होंने कहा था दैट इफेक्ट द एवरेज स्पीड। ठीक है, एवरेज स्पीड और इफेक्ट ऑफ वन फैक्टर। ठीक है, तो ये दोनों हमारे पास इंपॉर्टेंट चीजें जो हमारे पास लिंक कर रही हैं क्वेश्चन में। तो एक एक्सिस पर आपके पास एवरेज स्पीड आएगी और एक एक्सिस पर आपके पास आएगा मास। ठीक है, तो बेसिकली अब हम मास को कहाँ पर रखेंगे, मास ऑन एक्स एक्सिस और एवरेज स्पीड ऑन वाई एक्सिस।
ठीक है, तो फैक्टर्स एक बार चेक कर लेना फाइनल कंक्लूजन देने से पहले, क्योंकि वेरिएबल्स अलग होते हैं और फैक्टर्स अलग होते हैं जो आपने फाइंड आउट करने थे। सर और अगर ग्राफ मेंशन ना करते तो क्या कंक्लूजन देते? फिर आप एवरेज वैल्यू का कंक्लूजन दे दो। ठीक है सर। अच्छा, मैं दूसरा क्वेश्चन भी अब प्लानिंग वाला एक दिखा देता हूँ, तो क्वेश्चंस आप लोग पूछ लो, मैं जब तक दूसरा पेपर चेक कर लूँ। अच्छा देखो, आपके पास जो फाइनल आंसर अगर नहीं समझ आया हो, तो फाइनल आंसर से पहले क्वेश्चन देख लो। ठीक है, एक बार क्वेश्चन देखना इसमें कि हमने करना क्या था, फाइंड क्या करना था। क्वेश्चन आपके पास ये था, एक्सप्लेन हाउ टू यूज द रीडिंग्स टू रीच अ कंक्लूजन। ठीक है, हमने मास की रीडिंग नोट की और अब हमें फाइनल कंक्लूजन निकालना है। ठीक है, फाइनल कंक्लूजन के लिए हमारे पास सबसे पहले आप ये देखो कि इन्वेस्टिगेट करना क्या था, तो स्टूडेंट ने मेंशन किया हुआ है, स्टूडेंट इन्वेस्टिगेट्स द फैक्टर दैट इफेक्ट द एवरेज स्पीड एंड इफेक्ट ऑफ वन फैक्टर। तो वो एक फैक्टर हमने मास लिया था और उसको कंपेयर करना है एवरेज स्पीड से। ठीक है, तो एवरेज स्पीड का मतलब ये है कि एक आपके पास फैक्टर एवरेज स्पीड का होगा और दूसरा फैक्टर आपके पास मास का होगा। ठीक है, सर सुने, हमारे पास एक फैक्टर मास होगा लेकिन दूसरा टाइम नहीं होगा, और फिर हमारा जो ग्रेडियंट बनेगा वो, अब देखो, अब पता है क्या प्रॉब्लम है। क्योंकि हमने हम्म स्पीड पता लगानी है ना कि डिपेंडिंग ऑन मास के अब आपके पास या तो और टाइम। तो आप या तो अगर मास को उसको कर रहे थे टेस्ट, तो हम यहाँ पे एक मिनट इसको टाइम लिखना था, इसको सही कर लो। अब आपके पास मास इन्वेस्टिगेट कर रहे थे तो हम टाइम और एवरेज स्पीड ले लेते हैं, ये सही है। इसको सेट कर लेना, बिल्कुल सही। सर और अगर हम वो इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं स्पीड तो? अगर आप स्पीड इन्वेस्टिगेट कर रहे हो तो फिर आप जो है वो मास के साथ टाइम को मेजर कर लो। ठीक है, ओके। ओके सर। ठीक है, इसमें आपके पास दो तीन वेरिएंट्स होते हैं आंसर में, क्योंकि इसमें फैक्टर्स भी दो थे, कोई डायमीटर को टेस्ट कर रहा है, कोई मास को। अच्छा, एडिशनल अपैरेटस इन्होंने आपसे पूछा था, लेकिन हमारा मेन पर्पस ये था क्योंकि स्पीड है, स्पीड में हमारे पास जो है वो टाइम इंपॉर्टेंट है, तो टाइम के लिए आपको जो है वो स्टॉप वॉच चाहिए। तो इस वजह से हमने इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस को आप सर जैसे इसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल मास है और डिपेंडेंट टाइम है, तो उस हिसाब से स्पीड नहीं होना चाहिए हमारा ग्रेडियंट। दो हम मास को ही रहे हैं, तो मुझे समझ। अच्छा, आपके पास ये है कि आप मास को और स्पीड को टेस्ट कर रहे हो, और यहाँ पर आपके पास मेंशन है। सर दूसरा भी बता दीजिएगा कि कंक्लूजन एवरेज से कैसे लिखना है? एवरेज में ही होता है, उसमें मल्टीपल रीडिंग्स होती है, बस आप उनका एवरेज लेते हो। अब यहाँ पे एवरेज इस तरह से नहीं ले रहे क्योंकि मास हमारा आपके पास फिर डिफरेंट, हम उससे टेस्ट करेंगे, इस वजह से। सर तो अगर हम इसी सेम एक्सपेरिमेंट में मास हम रखते हैं एक्स पे और वाई पे, हमारे पास टाइम होता है और हमारा ग्रेडियंट स्पीड होता है, तो फिर हम एवरेज स्पीड जो हमारा ग्रेडियंट होगा उससे हम ले लेंगे ना अपना कंक्लूजन। एक कंक्लूजन आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हो कि स्पीड से निकाल सकते हैं। हम्म, आप इसको एक्स एक्सिस पर और कि वाई, डिपेंडिंग ऑन मास इतना टाइम लगा और ये उसकी स्पीड निकली फिर। ये कह रहे हो ना आप, एक्स पे मास ले लें और वाई पे स्पीड। यस। ठीक नो, है, वाई पे टाइम आएगा ना सर। ठीक है।
अच्छा, एक क्वेश्चन और इसमें देख लेते हैं। सर अब जो क्वेश्चन हो इसलिए इसमें डायग्राम भी बनानी पड़े। ग्रेडियंट। अच्छा, इस क्वेश्चन में बस मसला ये था कि इसमें असल में दो वेरिएंट्स थे आपके पास, ग्रेडियंट नहीं, मास और डायमीटर। इस वजह से इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन था, क्योंकि इसमें दो तरह से आंसर्स होंगे, तो कंक्लूजन्स भी सबके अपने अकॉर्डिंगली होंगे कि कौन किस तरह से उसे सॉल्व करता है। तो या तो हाँ, आप इसमें एक वेरिएंट आंसर इसका इस तरह से कि आप टाइम या स्पीड को मास से कंपेयर कर लो, ठीक है, यानी टाइम मास स्पीड मास, एक ग्राफ इसका बन सकता है। और एक और इसमें सर मेंशन, हम ये लिख सकते हैं कि द हायर द मास द मोर द टाइम, बिकॉज अगर आपका कम मास होगा तो जल्दी टाइम होगा तो कम टाइम लगेगा, एंड कंक्लूजन ये होगी ना उस हिसाब से उसकी स्पीड जो है वो ज्यादा है कम होगी। हाँ इस तरह से करोगे आप, लेकिन आपने स्टेटमेंट नहीं देनी बिल्कुल भी कोई भी, ठीक है। तो तो इसके, क्या लिखेंगे फिर? इसमें आपने बस फैक्टर्स बताने होते हैं। आपने जो फैक्टर बताया ना कि आपके जो ग्राफ बनेगा, देखो इसमें आप तीन तरह से ग्राफ की रिप्रेजेंटेशन दे सकते हो, दो तरह से सिंपल। एक, या तो आप इस तरह से लिखो ग्राफ की रिप्रेजेंटेशन लाएगा, क्योंकि कंक्लूजन बताना है कि आप रीडिंग से कंक्लूड कैसे करोगे। अब आपने जो कंक्लूजन देना है, आप सिंपल ये लिखोगे कि आपने ग्राफ ड्रॉ करना है, ड्रॉ अ ग्राफ। एक ऑप्शन आपके पास ये है कि आप टाइम के साथ मास का बना सकते हो, और दूसरा ऑप्शन ये है आपके पास कि आप स्पीड के साथ मास का बना सकते हो। आपने सिर्फ इतना बताना है, आपने ये नहीं बताना है कि ग्रेडियंट क्या होगा इसमें, या वैल्यू क्या होगी, या इंक्रीज क्या होगा डिक्रीज क्या होगा, ये कुछ भी नहीं बताना होता जब तक वो आपसे क्वेश्चन में पूछे नहीं। और वो कभी भी नहीं पूछता आपसे कंक्लूजन में कि आप इसको पूरा एक्सप्लेन करो रीजन के साथ, क्योंकि फिर वो थ्योरेटिकल हो जाएगा कॉन्सेप्ट आपके पास। सर हम ये लिखेंगे तो द रिलेशनशिप बिटवीन टाइम एंड मास वुड बी आवर कंक्लूजन, हाँ, आप सिंपल, जो भी होगा फिर। हाँ। वी कैन फाइंड आउट द ग्रेडियंट, क्योंकि उन्होंने लिखा हुआ है ग्रेडियंट आप कैसे फाइंड करोगे, या फाइनल कंक्लूजन। तो आप लिख दोगे बाय यूजिंग द हेल्प ऑफ अ ग्राफ वी कैन फाइंड द ग्रेडियंट बाय प्लॉटिंग टाइम, अगर आप ले रहे हो लेट सपोज टाइम एंड मास ऑन एक्स एंड वाई एक्सिस, या दूसरी वैल्यू जो है स्पीड और मास एक्स और वाई एक्सिस पे, दोनों में से कोई भी ले सकते हो आप, वो चॉइस आपकी होगी फिर। इस तरह से बस इसको आंसर करना है सिंपल। एक क्वेश्चन ये है, और अच्छा, एक क्वेश्चन ये है, एक क्वेश्चन ये है, ठीक है। ये वाला तो थोड़ा सिंपल लग रहा होगा क्योंकि थर्मल से रिलेटेड है। ये चलो इसको देख लो, इसके आंसर्स चेक कर लेते हैं हम, फिर हम इसके बाद वाला भी क्वेश्चन देख लेंगे। उसमें आपके पास डायग्राम भी गिवन है। अच्छा, क्वांटिटीज इसमें आप चेक कर लेना पहले कि क्या फाइंड करना है दोबारा से। जी, ग्रेडियंट आपका जो है वो कंक्लूजन होगा बेसिकली। वैल्यू नहीं बतानी होती, फॉर्मूला कुछ नहीं बताना होता, फाइनल स्टेटमेंट नहीं देनी होती, सिर्फ ये बताना होता है। मतलब बेसिकली हम इसमें जो प्लान बता रहे होते हैं ना, वो प्लान ऐसा होता है कि जिस तरह आपको
कभी मैनुअल मिलता है प्रैक्टिकल का, तो मैनुअल में जो इंस्ट्रक्शंस भी होती है ना, तो आप इंस्ट्रक्शंस बना रहे होते हो बेसिकली इसमें, कि आपने ऐसे ऐसे परफॉर्म करना है। ठीक है, मतलब आप प्रैक्टिकल डिजाइन करके दे रहे हो किसी को, वो उसे परफॉर्म करेगा। सर जो आपने फ्राइडे को होमवर्क दिया था उसके आंसर्स कहाँ पे हैं? उसके आंसर्स जब पीडीएफ पहला शेयर किया था सॉल्व, जो पहली क्लास में था, उसी के लास्ट में मार्किंग स्कीम की है। वो उसी क्वेश्चंस में से दिया था मैंने सेपरेट करके। ठीक है, ताकि इनडायरेक्टली उसकी सर कोई टिप्स के इनको कैसे हैंडल किया जाए प्लानिंग वाले क्वेश्चंस को, क्योंकि कभी कभार बहुत डिफिकल्ट आ जाते हैं, उनको समझना ही बड़ा मुश्किल हो जाता है। हाँ, इसमें जैसे अभी ये लास्ट वाला किया, ये वाला भी जिस तरह थोड़ा सा डिफिकल्ट नहीं था, खैर कंफ्यूजिंग इस सेंस में था कि दो क्वांटिटीज की वजह से इसमें प्रॉब्लम था। वरना इसमें यही है कि सबसे पहले क्वांटिटीज मार्क कर लो आप। ठीक है, अब जैसे ये वाला क्वेश्चन है, इसमें आप सबसे पहले ये बताओ कि अब तक आपको जो क्वांटिटी फाइंड आउट करनी है, वो कौन सी क्वांटिटी है जिसको इन्वेस्टिगेट करना है। सबसे पहले आप इसमें क्वांटिटी को मार्क करो। सर टेम्परेचर, हीट चेंज। टेम्परेचर, हीट भाई चेंज। टाइम टेकन करना है। ठीक है, अब इसमें लिखा है कि स्टूडेंट इन्वेस्टिगेट्स द टाइम टेकन टू हीट वाटर इन डिफरेंट अनइंसुलेटेड कंटेनर्स। ठीक है, अब यहाँ पर भी देखो टाइम की बात हो रही है, तो एक तो हमारे पास सबसे पहले आ गया टाइम, और उसके बाद बाकी फैक्टर्स देखते हैं कि बाकी आपके पास क्या इंक्लूड है। अच्छा, आपके पास सबसे पहले देखो इसमें एक तो टाइम टेकन की बात हो रही है, एक क्वांटिटी टाइम टेकन, और दूसरा ये कि द कंटेनर ऑल हैव द सेम वॉल्यूम एंड शेप। तो ये कांस्टेंट फैक्टर आ गया, सेम वॉल्यूम एंड शेप। और द वाटर इज हीटेड विद एन इलेक्ट्रिक इमर्शन हीटर। ठीक है, तो आपके पास हीट अप किया जा रहा है यहाँ पर, तो दूसरा फैक्टर ठीक है टेम्परेचर हो सकता है। और सबसे पहली चीज ये कि apparatus हम देख लेते हैं हमारे पास है क्या। ठीक है, मैंने नोट कर लिया टेम्परेचर। अभी हम देखते हैं बाकी इसमें हमसे क्या क्या पूछ रहा है और गिवन क्या है। वाटर का वॉल्यूम और टेम्परेचर, टेम्परेचर का देखते हैं हम, क्योंकि वाटर इज हीटेड विद एन इलेक्ट्रिक इमर्जन, वाटर को हीट किया जा रहा है तो टेम्परेचर चेंज होगा। अच्छा, कंटेनर्स हमारे पास मल्टीपल है, मेजरिंग सिलेंडर, थर्मामीटर, सप्लाई ऑफ कोल्ड। अब देखो थर्मामीटर का मतलब ये टेम्परेचर चेंज होगा, ठीक है, तो टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं रहेगा। इमर्जन वाटर हीटर विद पावर सप्लाई। ठीक है, मतलब आपके पास कुछ इस तरह का एक्सपेरिमेंट होगा कि एक कंटेनर है और उसमें आपके पास एक इलेक्ट्रिक रॉड है बेसिकली, जिससे आप उसे हीट अप कर सकते हो। ठीक है, बेसिकली ये कॉइल हमने इसमें ऐड कर ली, जिसको आप इलेक्ट्रिकली हीट करोगे, और फिर आप इसके साथ एक थर्मामीटर अटैच करोगे लिक्विड के साथ, और उस थर्मामीटर को आयरन स्टैंड के साथ क्लैम्प करोगे। अब देखो अगर इसकी डायग्राम बनानी होती, ठीक है, तो आपके पास जो आपके माइंड में आता है कि इस एक्सपेरिमेंट को सेट कैसे किया जाता है, ठीक है, तो उसको आपने डायग्राम में मेंशन करना होता है। और एक मार्क की डायग्राम होती है, इतना ज्यादा कंफ्यूजिंग नहीं है। ठीक है, तो कुछ इस तरह का हमारे पास एक्सपेरिमेंट होगा, थर्मामीटर, हॉट वाटर और ये सब चीजें। सर इसमें हमारा जो हम चीज खुद चेंज कर रहे हैं वो तो मटेरियल हो गया ना, हम्म। क्योंकि डिफरेंट अनइंसुलेटेड। तो सर फिर टाइम का इसमें क्या है, मतलब और चेंज हमारा टेम्परेचर होगा तो फिर टाइम क्या है इसमें? अच्छा, अब सबसे पहली चीज उन्होंने कहा कि स्टूडेंट इन्वेस्टिगेट द टाइम टेकन टू हीट वाटर इन डिफरेंट अनइंसुलेटेड कंटेनर। कंटेनर डिफरेंट यूज कर रहे हैं हम, और हम ये चेक करना चाह रहे हैं कि टाइम पे क्या इफेक्ट आ रहा है, मतलब टाइम इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है। तो बेसिकली हमने ये चेक करना है, तो हमारा मेन कंसर्न है अभी टाइम टेकन। ठीक है, तो टाइम टेकन का मतलब ये है कि हमारा जो एडिशनल टाइम है, टेकन एक तरह से हमारा डिपेंडेंट है, जी वो डिपेंड, राइट? ठीक है, वो आपके पास किसी न किसी चीज पर डिपेंड कर रहा है। और उसमें हमारा जो apparatus होगा एडिशनल, ठीक है, हीटर शुड बी फुली इमर्स्ड। अच्छा, हीटर आपके पास बेसिकली ये कॉइल है, कॉइल जो होती है वो हीट अप करने वाली, जो नॉर्मली हम विंटर सीजन में भी यूज करते हैं। ठीक है, वो हीट अप होती है, इसके वजह से आपके पास इलेक्ट्रिकली हीट अप होती है, और उसे टब में आप या किसी भी कंटेनर में रखो तो वो बॉईल करने के लिए यूज होता है वाटर।
और फिर थर्मामीटर का आपके पास ये कि हम बेसिकली ये चेक कर रहे हैं कि थर्मामीटर में अब इसका देखो, अब हमने थर्मल में जितने एक्सपेरिमेंट्स देखे उसमें सब में क्या था कि आपके पास टेम्परेचर डाउन हो रहा है, हम रेट ऑफ कूलिंग निकाल रहे थे। ये ऑपोजिट है, इसमें हम टेम्परेचर इंक्रीज फाइंड कर रहे हैं। तो थर्मामीटर से हम ये चेक करेंगे कि लेट सपोज हम सबको 80 डिग्रीज तक लेकर जाएंगे, मतलब हम हर कंटेनर में वाटर को 80 डिग्रीज तक लेकर जाएंगे। ठीक है, कुछ कंटेनर में जल्दी जाएगा, कुछ कंटेनर में देर से। तो थर्मामीटर से हमें ये पता चलेगा, क्योंकि ये हमारा प्रैक्टिकल में क्वेश्चन है, डिफरेंट कंटेनर में हमने टाइम टेकन नोट करना है कि कब वो जल्दी हीट हो रहा है वाटर, कब देर से। तो अगर आपके इस तो पास बेसिकली इसमें इनिशियली नहीं फाइनल टेम्परेचर इसमें थर्मामीटर से चेक कर रहे हैं। जी, इस बार हम रिवर्स से आ रहे हैं। तो अगर आपके पास थर्मामीटर नहीं होगा तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपका टेम्परेचर कहाँ तक इंक्रीज हुआ। फिर तो आप यस। एक्सपेरिमेंट कर रहे होगे कि बस ठीक है, 2 मिनट बाद स्टॉप वॉच हमने पॉज कर दी खुद ही। तो इसका मतलब ये है कि सबसे पहले हमें टाइम के लिए स्टॉप वॉच चाहिए, क्योंकि वो हमारे अपैरेटस में मेंशन ही नहीं है। अच्छा, इसके आंसर्स आप नीचे आंसर जो लाइंस है उसमें आप चाहो तो आप बुलेट पॉइंट्स में लिख सकते हो, जिस तरह एडिशनल अपैरेटस लिखा आपने उसके आगे लिख दिया स्टॉप वॉच। ठीक है, तो वो भी चलेगा, कोई मसला नहीं है कि आप सिंपल सिंपल स्टेटमेंट्स में लिखो। और एक्सप्लेन ब्रीफली हाउ यू वुड कैरी आउट द इन्वेस्टिगेशन। ठीक है। अच्छा, जो एडिशनल आपके पास अपैरेटस है ना बेसिकली, तो एडिशनल अपैरेटस आपके पास उससे होना चाहिए रिलेटेड जो क्वांटिटी आपके पास अननोन फाइंड आउट करना चाह रहे हो, या आपके पास वो इम्पोर्टेंट फैक्टर है आपके क्वेश्चन का। ठीक है। सर अब इसके अंदर कांस्टेंट हम ये रखेंगे ना, इनिशियल टेम्परेचर और रूम टेम्परेचर, और हीट भी हम कांस्टेंट रखेंगे। हाँ, और एक्सपेरिमेंट कैसे परफॉर्म करोगे पहले वो हम कंप्लीट हीटर करो। को फुली इमर्स्ड करेंगे। अच्छा, जरूरी नहीं है हीटर ऐसा ही यूज करें हम, हो तो सकता है वो फिर हीट लॉस नहीं होगा। आपके पास फुली इमर्स में ही होगा, क्योंकि हमने वो वाटर को हीट अप करना है। ठीक है। अब हो सकता है हमारे पास कोई डिवाइस ऐसी हो कि हम कंटेनर को उस पर रख के हीट अप कर सकें। ठीक है, अब हमारे पास जो नॉर्मल इलेक्ट्रिक रॉड्स होती हैं हीट अप करने के लिए, उसे हम इमर्स करके ही इजीली इलेक्ट्रिकली हीट अप कर सकते हैं। उससे होगा कि कंटेनर को हीट प्रोवाइड नहीं होगी, सिर्फ वाटर को हम हीट प्रोवाइड कर रहे हैं, वाटर के थ्रू फिर कंटेनर में जाएगी। अगर आप बाहर से हीट प्रोवाइड करोगे तो पहले कंटेनर हीट कंडक्ट करेगा, फिर वो इसमें वाटर को यही है ना ट्रांसफर कि करेगा। हमने डिफरेंट इंसुलेशन वाले कंटेनर्स रख के टाइम चेक करना है, हीट भी सेम रहेगी और इनिशियल टेम्परेचर भी सेम रहेगा। हम्म। फाइनल टेम्परेचर हमने देखना है कि कितनी देर में बिलफर्ज अगर हम 100 डिग्री तक किस तरीके के कंटेनर्स में जाता है, यही करना है इन्वेस्टिगेशन में। अब देखो, आप इन्वेस्टिगेट कर रहे हो, ठीक है, आपने कंटेनर्स तो चेंज करने हैं। ठीक है, कंटेनर्स चेंज करने हैं और वो हमारे पास मेंशन भी नहीं है। ठीक है, अच्छा वर्किंग। तो बेसिकली जो सॉरी बट जो हमारा बेसिकली जो हम पहले हमारा तो बस हमारे पास सिंपल वाटर नहीं होगा और हम उसे हीट करेंगे ताकि क्योंकि हमने ये तो नहीं देखना कि हमारा आखिर में डिफरेंट टेम्परेचर्स में हमने तो एक टेम्परेचर लाना ना एंड पे। अब उसको जितना भी बिल्कुल। टाइम लगे डिफरेंट इंसुलेशन के हिसाब से। तो हमारा टेम्परेचर हमारा फिक्स होगा, वो हमें पता है कि हमने यस 80 बट डिग्री तक लेट इनिशियली करना तो आई डोंट थिंक टेम्परेचर होगा सिंपल वाटर नहीं होगा। है। अब आपके पास देखो यहाँ पर जो और उसको इनिशियल जितना भी टाइम वाटर लगे 80 डिग्रीज जाने के लिए फॉर एग्जांपल। अब देखो सबसे सर मैंने इम्पोर्टेंट। चैट में आंसर लिखा है, मेरा आंसर आप चेक जी कर जी सकते जी, हैं। मैं बता रहा हूँ। असल में वो ये है कि वर्किंग को छोड़ के सब तीसरे फैक्टर पे पहले डिस्कस कर रहे हैं। तो आपके पास जो कांस्टेंट फैक्टर रखना है ना, यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट है आपके पास वाटर का वॉल्यूम कांस्टेंट होना चाहिए। ठीक है, जो वाटर की क्वांटिटी आप कह रहे हो बिल्कुल, तो वॉल्यूम सब टाइम में कांस्टेंट होना चाहिए। ऐसा ना हो कि आपने किसी कंटेनर में 500 ml रखा तो किसी में आपने 200, किसी में 300, तो क्वांटिटी आपके पास फिर ऑटोमेटिक वेरी हो जाएगी। ठीक है, तो वाटर का वॉल्यूम कांस्टेंट होना चाहिए। ठीक है। फाइनल टेम्परेचर तो एक मतलब एक जर्नल सी बात है। और वॉल्यूम के साथ साथ इनिशियल टेम्परेचर भी कांस्टेंट होगा ना बिलफर्ज, किसी में मैं बहुत ठंडा पानी रख यस देता हूँ, किसी में कम ठंडा, यस यस। तो फिर ये तो हाँ, नहीं ये होगा भी इसी। कर सकते हो। हाँ। आपका वॉल्यूम और इनिशियल टेम्परेचर ऑफ वाटर जो है वो दूसरा आप फैक्टर लिख सकते हो कि इनिशियल टेम्परेचर वाटर का आपके पास सेम होना चाहिए। और जो वर्किंग सर वाला, हम ये भी लिख सकते हैं कि जिस रेट पे हीट सप्लाई की जा रही है वो भी सेम हो। नहीं 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 नहीं, उसको छोड़ दो आप, क्योंकि अपैरेटस से सर देखिए ना, फैक्टर नहीं पूछा। सर इमर्शन हीटर विद पावर सप्लाई, तो सर पावर सप्लाई हम सेम नहीं रखेंगे
क्योंकि फिर ये यस ना हो ना दैट इज हीट व्हाट आई मेंट। ज्यादा गर्म हो जाए तो फिर पानी कोई जल्दी गर्म होगा। कोई किस चीज को ज्यादा गर्म कर रहा, हाँ, तो आपके पास ये है कि जल्दी। हीटर जो है ना, हाँ उसमें पावर सप्लाई तो कोई मसला नहीं, पावर सप्लाई ने तो हीटर की पावर के अकॉर्डिंग ही पावर सप्लाई करनी है। ठीक है। तो हमारे पास देखो हीटर जो है ना, अब आप अपैरेटस जब मेंशन होते हैं ना, तो इमर्शन हीटर का मतलब ये कि हीटर एक ही है, वही सब में यूज होगा, हीटर सेम है। मेंशन कर दिया सप्लाई ऑफ कोल्ड वाटर। अब देखो इनिशियल टेम्परेचर ऑफ वाटर जो है ना आपके पास स्ट्रॉन्ग पॉइंट इसलिए नहीं है क्योंकि वाटर का टेम्परेचर जो आपको चाहिए इनिशियली वो आपको पहले से सब दे दिया। आपको 5 कंटेनर्स टेस्ट करने, पांचों के लिए बीकर में पहले से पानी रखा हुआ है। तो आपको इनिशियल टेम्परेचर मेंटेन करने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है। थर्मामीटर पहले से गिवन है, 5 कंटेनर्स अगर हम ले रहे हैं तो पांचों के लिए सेम थर्मामीटर यूज होगा, कोई तो चेंजेस फिर नहीं। उन्होंने ये भी मेंशन किया है कि ऑल हैव सेम वॉल्यूम एंड शेप। हाँ, तो वो फिर वो ये सर वो कंटेनर तो की बात है। क्वेश्चन में मेंशन्ड ऑलरेडी सर। क्योंकि आपके पास ये ना कि अपैरेटस की जो बात है ना, अपैरेटस में हमारे पास क्योंकि मल्टीपल अब ऑप्शन आ रहे हैं, जिस तरह सप्लाई हीटर इस तरह, तो हमारे पास बहुत सारे फैक्टर्स बन जाएंगे। तो जो अपैरेटस आपके पास गिवन होगा ना, उसको तो आपने बिल्कुल आंसर में नहीं लिखना क्योंकि वो उनकी तरफ से गिवन है। ठीक है। अब ये जो आपके पास वॉल्यूम और शेप की बात हो रही है ना, ये वॉल्यूम और शेप हो रही है कंटेनर की। कंटेनर का वॉल्यूम और शेप बराबर है, वाटर उन्होंने मेंशन नहीं किया। उन्होंने लिखा है द ओके सर, कंटेनर ओके ऑल हैव द सेम वॉल्यूम एंड शेप। ठीक है। मतलब ओके कोई ओके ऐसा ना हो ओके। कि हम हाइट में ज्यादा ले लें, कोई हम विड्थ में ज्यादा ले लें, तो उससे वॉल्यूम नहीं पता चलेगा हमें कि हमने कितना ऐड। सर वॉल्यूम ऑफ वाटर के अलावा और कौन से वेरिएबल्स हो सकते हैं जिनको कांस्टेंट रखना है अगर इनिशियल टेम्परेचर हमारा स्ट्रॉन्ग पॉइंट नहीं है? इसमें आपके पास पूरे एक्सपेरिमेंट में ना सिर्फ वॉल्यूम ही बचेगा क्योंकि बाकी सब चीजें उन्होंने मेंशन कर दी है। सर मार्किंग स्कीम में और कोई पॉइंट इंक्लूडेड नहीं है? क्योंकि बन ही नहीं सकता ना। ये क्या बात हुई? आप खुद बताओ क्या बनेगा, हमने सारे डिस्कस कर सर लिए। इनिशियल टेम्परेचर बनता है ना, क्योंकि उन्होंने कहा है कोल्ड वाटर, स्पेसिफिक मेंशन नहीं किया। सर कोल्ड वाटर में तो फिर रेंजेस आ जाती हैं। देखो, यस सर। एक सप्लाई हो रही है ना, सप्लाई होने का मतलब ये है कि सर हम लिख आपको, देंगे तो कुछ होगा तो नहीं? हाँ लेकिन बस आने का रीजन ये कि आप इनिशियल टेम्परेचर को इतना स्ट्रॉन्ग कंसिडर नहीं करना, वॉल्यूम मेन इंपॉर्टेंट है आपके पास। ओके। ठीक है। आप ओके सर, वॉल्यूम के थैंक यू। साथ लिख दो कि वॉल्यूम एंड इनिशियल टेम्परेचर ऑफ वाटर रिमेन्स कांस्टेंट, आप ऐसे लिखो ठीक है। लेकिन सिर्फ सर आई इनिशियल वांटेड टू आस्क यू समथिंग टेम्परेचर। कि अभी आपने पहले एक पॉइंट बोला था कि जो हम लोग सबसे पहले आपने कहा ना जब प्लानिंग वाला क्वेश्चन है तो हम सबसे पहले क्वांटिटीज आइडेंटिफाई कर ले, तो उस क्वांटिटीज के हिसाब से जो उन्होंने हमसे एडिशनल एपरेटस का अगर पूछा तो हम उस क्वांटिटीज के हिसाब से एडिशनल एपरेटस लिखें? उसी के हिसाब से लिखना, तभी इसमें स्टॉप वॉच लिखा हमने क्योंकि हमारे पास टाइम जो है वो हम उसी से नोट करेंगे। कितनी देर में हुआ। हाँ। और वर्किंग जो है वो एक चैट में भेजिए, वी विल हीट द वाटर टिल द बॉइलिंग पॉइंट इन डिफरेंट मटेरियल ऑफ कंटेनर्स, बिल्कुल सही है, वी विल मेजर द टाइम इन ईच कंटेनर। वर्किंग ठीक है, समझ आ गई होगी सबको, और चैट में एवरीवन सबने देख भी लिया होगा। तो वर्किंग सिंपल है, वर्किंग में कोई इतना प्रॉब्लम नहीं है, मेन प्रॉब्लम था फैक्टर्स में। ठीक है। तो फैक्टर्स हमारे क्लियर हो गए क्योंकि जो अपैरेटस आपके पास गिवन है ना उसको आप फैक्टर्स में कभी भी नहीं लेकर जाना क्योंकि वो आपको खुद सप्लाई कर रहे हैं, समझ लो। ठीक है। वो सब चीजें आपको सेम मिलेगी। अब ज्यादा कंटेनर्स भी नहीं, अगर हम 3 कंटेनर्स भी यूज कर रहे हैं तो तीनों के लिए आपको बीकर में वाटर वो देंगे सेम रूम टेम्परेचर पे। ठीक है। तो हम ये भी कर चुके। और थर्ड पार्ट पे अगर आए, ड्रॉ अ टेबल और टेबल्स विद कॉलम हेडिंग्स टू शो हाउ यू वुड डिस्प्ले योर रीडिंग्स। टेबल्स कौन सा बनाओगे, वॉल्यूम के लिए एडिशनल अपैरेटस में मेजरिंग सिलेंडर नहीं लिखेंगे। अच्छा, अब आपके पास देखो यहाँ पर उन्होंने कहा है कि आप टाइम को कंपेयर कर रहे हो इलेक्ट्रिक उसके हीट के साथ। तो हमारा टाइम और हीट यानी टेम्परेचर जो है वो मेन है। ठीक है। वॉल्यूम हमारे पास जो है वो मेन पर्पस नहीं है। तो इसलिए जो क्वांटिटी आपके पास नहीं इंक्लूड है आपके उसमें इन्वेस्टिगेशन में, आप उसका पैरेटस भी नहीं मेंशन करोगे एडिशनल में। हाँ, आप इसके साथ लिख सकते हो कि स्टॉप वॉच और मेजरिंग सिलेंडर, आप ऐसे लिख सकते हो। ठीक है। लेकिन मेन आपके पास जो है वो स्टॉप वॉच होगा। और क्योंकि कंटेनर का साइज शेप सेम है तो आप कंटेनर फुल कर लो, सबका वॉल्यूम ऑटोमेटिक आपके पास कांस्टेंट हो जाएगा, तो मेजरिंग सिलेंडर की जरूरत नहीं पड़ेगी। अच्छा, टेबल की वैल्यूज बताओ जल्दी से, कौन कौन सी यूज करनी है। सर नंबर ऑफ रीडिंग्स एंड देन सबको कितना टाइम लगा अकॉर्डिंग टू देयर डिफरेंट इंसुलेशंस। ठीक है। हाँ जी, टेम्परेचर और उसके बाद फिर नंबर ऑफ रेटिंग और ये जो गेज बता रही है वही लिखना है।
ठीक है। टेम्परेचर में आपके पास डिग्री सेल्सियस और टाइम टेकन। सर टेम्परेचर का क्यों मतलब बताएंगे, वो तो सेम ही रखना है ना एंड पे। किसी ने मेंशन किया था तो मैं सारे फैक्टर्स लिख रहा हूँ। पहले सारे फैक्टर्स आप लोग बता दें जो आपके माइंड में है, फिर हम इसमें से उन्हें सेलेक्ट करेंगे जो आपके पास कंपलसरी है। ठीक है। अब देखो आपने टेम्परेचर बताया तो आपने खुद ही रियलाइज कर लिया कि टेम्परेचर तो हमारा सेम ही रखना है। ठीक है। तो टेम्परेचर को टेबल में लिखना आपके पास कोई मतलब इम्पोर्टेंट, अप्रोप्रिएट नहीं होगा, जो यस। सारी चीज सेम होती जाएगी। ठीक है। तो आप एक एक करके सारे फैक्टर्स इंक्लूड करोगे ना तो आपको खुद आइडिया हो जाएगा क्या टेबल में आना चाहिए जो वेरिएबल होता जा रहा है और क्या नहीं आना चाहिए। तो टाइम टेकन होगा और नंबर ऑफ रीडिंग्स एंड टाइप ऑफ इंसुलेशंस, कि किसी में ज्यादा है किसी में कम है। ठीक है, आपके पास नंबर ऑफ रीडिंग्स आ जाएंगी, यानी सीरियल नंबर हो जाएगा कि आप कितनी रीडिंग्स नोट कर रहे हो। नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट्स यानी कितनी दफा किया, व्हाट आई मेंट वाज। आपके पास जो मटेरियल था, ठीक है, सबसे पहले हमारे पास मटेरियल हो गया कि हम मटेरियल कौन सा यूज कर रहे हैं। ठीक है। और सिर्फ इंसुलेशन वाला ही आएगा और साथ टाइम। और टाइम टेकन में बस ये होगा कि आप मल्टीपल रीडिंग्स ले लो, मतलब एक ही मटेरियल के लिए एक दो तीन बार कैलकुलेट करके फिर उसका एवरेज कर लो। ठीक है। हाँ जी। आपके पास एरर के चांसेस कम हो जाए बस। ओके सर। सर हम हर टेबल में एवरेज ले सकते हैं। आप ले सकते हो। बेसिकली जो ये हीटअप वाले होते हैं ना इनमें तो एवरेज होता ही है, क्योंकि हमने अभी जो थर्मल के क्वेश्चंस किए हैं उसमें भी हमें एवरेज वैल्यूज मिलती हैं। टाइम कांस्टेंट रखेंगे या एक स्पेसिफिक टेम्परेचर तक पहुंचने का टाइम, एक टेम्परेचर तक पहुंचने का टाइम, क्योंकि उन्होंने कहा है कि टाइम तो हमें मेजर करना है। तो हम टेम्परेचर को जो है वो कांस्टेंट रखेंगे एक के, इस टेम्परेचर पे आते ही हम स्टॉप वॉच बंद कर लेंगे। ठीक है। और फाइनल वही सेम क्वेश्चन के कंक्लूजन तक कैसे पहुंचोगे। एवरेज से। एवरेज लेंगे, सिंपल। ठीक है। अच्छा वो टेम्परेचर मर्जी है, वो बॉइलिंग पॉइंट आपने लिखा है आंसर में हमने, ठीक है, जो एक आंसर शेयर किया था तो उसमें बॉइलिंग पॉइंट मेंशन है। तो 100 पे क्योंकि बॉईल होता है, तो जब वो बॉईल हो जाएगा 100 डिग्री पे तो हम वहाँ पे स्टॉप वॉच बंद कर लेंगे अपनी। ठीक है। सर इसमें हम सर सिर्फ हेडिंग्स देंगे और कॉन्क्लूजन, हेडिंग्स के साथ यूनिट्स लिख देंगे। जी। सर कॉन्क्लूजन विद एवरेज, ये मुझे बता दें, पता नहीं क्यों नहीं तंग कर रहा है मुझे। अच्छा अब देखो आपने इन्वेस्टिगेट क्या करना था, टाइम पीरियड, टाइम टेकन। ठीक है। अब टाइम टेकन आपके पास आ गए, लेट सपोज आपने 3 कंटेनर लिए थे, तीनों के टाइम आ गए। ठीक है। अब आप फाइनल कंक्लूजन कैसे बताओगे, आपके पास तीनों वैल्यूज आ गए लेट सपोज। अब आपने फाइनल कंक्लूजन देना, आप कैसे दोगे। एक का टाइम है 10 सेकेंड, एक का 10 20, एक का 18। ये सिर्फ वैल्यूज आपको एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ, ये लिखनी नहीं है कहीं भी ना, आपको पूछी जाएंगी। ठीक है। आपके पास कुछ आंसर्स इस तरह से आए हैं, 3 टाइम पीरियड्स आ गए। ये एक मटेरियल का है, मटेरियल 1, ये मटेरियल 2, ये मटेरियल 3, तीनों मटेरियल के ये आप। उनके एवरेजेस होंगे ना। हाँ ये एवरेज आंसर्स आ गए तीनों के। अब आपने इसका कंक्लूजन बताना है, मतलब इसको फाइनल एक स्टेटमेंट में कंक्लूड करके बताओ, 3 मटेरियल्स के डिपेंडिंग टाइम। ऑन द इंसुलेटिंग मटेरियल्स ठीक है। तो इसका मतलब ये और कि उनकी रीडिंग्स। हमारे पास, हाँ अब क्योंकि मटेरियल तो हम कोई साइंटिफिक क्वांटिटी हमारे पास नहीं है एक तरह से। ठीक है। ना हम उसको किसी यूनिट से मेजर कर पाते हैं। तो हमारे पास बचा क्या, सिर्फ टाइम बचा है। तो हमारे पास इसमें एक ही फैक्टर है, टाइम। हम उन तीनों टाइम को कंपेयर करेंगे। अब इसमें देखो सबसे हाईएस्ट टाइम जो है वो M3 का है, यानी जो थर्ड मटेरियल है वो सबसे ज्यादा टाइम ले रहा है हीटअप होने में। ठीक है। तो इसका मतलब है बस आप, ठीक है सर, आगे समझ आ गई, आ गई। हाँ टाइम ड्यूरेशन से कंपेयर करोगे। आप सिंपल लिख दोगे ओके। कंपेयर टाइम ड्यूरेशन। सर जस्ट टू मेक आवर आंसर बेटर, क्या हम ये कर सकते हैं कि हम अपने हर आंसर में जो है हम ये लिख दें कि फॉर टू मेक इट रिलायबल, टू मेक दिस एक्सपेरिमेंट रिलायबल, हम इसे रिपीट करें हाँ या एवरेज ले लें। बस सर इस, वो रिपीट हमने इवन तो ऑलरेडी अगर किया नहीं हमसे है क्योंकि हमने 3 दफा इवन टाइम ले लिया। इवन तो अगर उन्होंने हमसे ये पूछा नहीं है, बट लाइक हम तकरीबन हर में कर ही रहे हैं। रिपीट करने वाला ना कॉन्सेप्ट हर एक्सपेरिमेंट को। सर यस। रिपीट ऑलरेडी यस हो एक नहीं गया लाइन। क्योंकि हमने 3 दफा टाइम लिया है।
अच्छा देखो रिपीट हो गया, बट व्हाट आई मेंट इज कि हम सिर्फ उसको बेहतर बनाने के लिए हम सिर्फ एक लाइन ऐड कर दें अपने आंसर अगर में एडिशनल कि ऐड टू करना मेक इट मोर चाहते रिलायबल। हो हाँ या आप चॉइस है, लेकिन मेन आपके पास ये स्टेटमेंट आपके आंसर में होनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि ये आपका मेन आपको 1 मार्क के लिए लिखना है। सेकंड आपके पास आंसर को सपोर्ट करने के लिए लिख सकते हो, वो चॉइस होती है कि आप डिस्क्रिप्टिव जितना लिख रहे हो उसको लिख लो, लेकिन मेन पॉइंट आपके आंसर में होना चाहिए बस। ठीक है।